नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। हमलों में यूक्रेन के कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आ गई है। रूसी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है। दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। जहां नाटो यूक्रेन के समर्थन में आ गया है, वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी रूस के हमले की निंदा की है। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग जारी है, जिसमें रक्षा मंत्री समेत एनएसए भी मौजूद है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? दुनिया इस संकट का सामना कैसे करती है? वही भारत का इस संकट में क्या रोल रहेगा? भारत पर इस युद्ध का क्या असर पड़ सकता है? महंगाई और तेल के दामों पर इस युद्ध का क्या असर होता है? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। अधिकारियों की एक टीम मामले को देख रही है। वहीं यूक्रेन में हरियाणा के भी करीब 2000 छात्र फंसे हैं। उनके पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात कर वापसी के इंतजाम करने की गुहार लगाई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यूक्रेन संकट पर बोलते हुए कहा कि सरकार वहां फंसे लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वह एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित हैं। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट करते हुए यूक्रेन में फंसे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। वहीं भारतीय छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार को घेरा और कहा कि हर मुश्किल वक्त में मुंह फेर लेना और चुप्पी साध लेना मोदी सरकार की आदत बन गई है। सुरजेवाला ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि कीव में भारतीय दूतावास के बाहर खड़े हरियाणा के बच्चों को क्या कहेंगे मोदी मनोहर जी। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दुनिया में तेजी से सियासी समीकरण बदल रही है। इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है? जिस पर सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि दुनिया इस मंचर से किस तरह बाहर निकल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो महायुद्ध शुरू हो गया है। किस तरह के आसार बन रहे हैं सभी के लिए, भारतवर्ष के लिए, यहाँ के जो स्टूडेंट फंसे हैं उनके लिए, महंगाई के लिए, आर्थिक संकट के लिए। इन्हीं पर हम पैनल के पास जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ एसजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। धीरे धीरे जैसे ही पैनल आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, आपको मिलवाते जाएंगे। सिंह साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है।
अजय सिंह जी, जी हम हालांकि दिन में भी बात जी कर हाँ, रहे ये थे जो यूक्रेन लगातार में चल कि रहा है लगातार। जी 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 बोलिए बोलिए। सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए। आप जी यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर बात कर रहे थे, रूस के हमले पर बात कर रहे थे। ऑल राइट, सॉरी, हाँ अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बोलिए। ऑल राइट, हाँ जी हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे यूक्रेन के अंदर जो इस समय घमासान युद्ध हो रहा है और उसके अंदर सिर्फ हमारी जो भारत की संकट जो हम सोच सकते हैं वो ये है कि हमारे जो नागरिक और खासकर जो हमारे बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं उनको किस प्रकार से लाया जाए। अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो ये जो प्रेजेंट सरकार है इन्होंने अपनी देशों से मित्रता के साथ उनसे बम्बार्डमेंट रुकवा दी गई थी पिछली बार और अपने नागरिकों को वहां से निकाल के ले आए थे। तो अभी हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मोदी जी इसी तरह से कोई अपना बातचीत करने के बाद हो सकता है थोड़ी देर तक एयर स्पेस इनको मिल जाए और हवाई हमले थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए और हमारे एयर इंडिया के जहाज जो तैयार पर तैयार हैं और हमारे जो बच्चे जैसे आप भी बीच में से बता रहे हैं कि सबके सबने अपने अपने पासपोर्ट लेकर तैयार हैं और वहां जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट पहुंचता है वो हमारे विद्यार्थी उसके अंदर आके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है और खासकर हरियाणा के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर फंसे हुए हैं और पूरा हरियाणा पूरा देश उनके लिए चिंतित है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। हमारे साथ बने हुए हैं आकाश जिंदल है हमारे साथ और प्रोफेसर रमेश कुमार जुड़े हैं। मैं आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ। आकाश जिंदल जी, हम दिन में बात कर रहे थे कि किस तरह का आर्थिक संकट मंडराएगा और वो मंडरा रहा है। नाटो का रूस को ये कहना यूक्रेन के समर्थन में आकर कि आप अपने जंगी जहाज तुरंत वापस लीजिए, आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा आकाश जी? जी हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। हालांकि रूस जहाँ तक उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वहां तक उनकी साइकी है, वहां तक उनकी मेंटेलिटी है, आई डोंट थिंक रशिया विल पुल बैक, बट नाटो हैज एटलीस्ट शोड सम स्पिरिट, देयर इज एटलीस्ट सम एग्जीबिशन ऑफ ऑपोजिशन फॉर नाटो। अभी तक तो यही था कि रूस अपने हिसाब से चल रहा था, इवन नॉट फाइंडिंग एनी कंसिडरेबल ऑपोजिशन। आपकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही आकाश जी, मैं इसी पर वापस लौट जाऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर रमेश कुमार भी हमारे साथ हैं। कुमार साहब, आपको क्या लगता है नाटो का यूक्रेन के सपोर्ट में आना और जंगी जहाज वापस करे रूस, ये कहना युद्ध को रोक देगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आज रूस के द्वारा यूक्रेन पे हमला किया गया है, तो जिस प्रकार से नाटो देशों की और अमेरिका का जो बयान आ रहा है हमारे सामने, तो हम देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ से पूरा विश्व जा रहा है और लगातार नाटो के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, तो कुछ न कुछ उसमें अमल में लाया जाएगा और ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में पूरे विश्व में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। क्या इसे रोका जा सकता है किसी तरह से? इसमें यूएनओ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। प्रकार से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल निभाता है और अभी कुछ देर पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से भी ये आगाह उनसे प्रार्थना की थी कि वो रशिया के राष्ट्रपति से बात करें कि वो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो इसमें यूएनओ और विश्व की जो प्रमुख शक्तियां हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आने वाले दिनों में ये बात हमने आई जाएगी किस प्रकार से ये जो खतरा है वो टाला जा सकता है। इस वक्त जो स्थिति है भारतवर्ष के लिए, रूस के साथ भी अच्छे संबंध है, यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध है। यूक्रेन ने मदद मांग ली, पुतिन साहब कह रहे हैं कोई बीच में नहीं आएगा।
मीडिएटर की भूमिका हो सकती है क्या, या न्यूट्रल रहकर ज्यादा सेफ जोन में है इस वक्त भारत? भारत का रशिया के साथ बहुत पुराना मित्रता भारत की रही है और आज अगर पिछले 10 साल की स्टडी की जाए तो अमेरिका के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ। भारत हमेशा से ही विश्व के अंदर एक गुट निरपेक्षता की, जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हाँ। और जितने भी झगड़े हैं उनको शांतिपूर्ण बातों से सुलझाने की भारत बात करता है। हाँ। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बैठक चल रही है प्रोफेसर साहब, काफ़ी लंबी बैठक हो गई है और अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर वो बैठक हो रही है। हो सकता है कि भारतीयों को वापस बुलाने को, एयरलिफ्ट करने को लेकर भी बैठक हो सकता है भारत की भूमिका को लेकर भी बैठक हो। अगर संभावनाओं की बात करें, क्योंकि क्या होगा वो तो बैठक के बाद ही बाहर निकल कर आएगा, तो मोदी साहब क्या फैसला ले सकते हैं? यहाँ पर एनएसए भी है उनके साथ। ये दोनों ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो भारत की प्राथमिकता रहने वाली है वो यूक्रेन में फंसे जितने भी हमारे विद्यार्थी और वहाँ के हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित पहले तो वहाँ से बाहर निकालने की भारत की प्रायोरिटी रहेगी। और दूसरी बात, भारत की स्थिति 1940-45 और 1990 वाली नहीं है। आज भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में हम विश्व के हमने भारत को देख सकते हैं। तो भारत एक ऐसी निर्णायक स्थिति में है कि आज वो कहीं न कहीं मीडिएटर का रोल कर सकता है। भारत के रशिया के साथ भी अच्छे संबंध है और यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में भारत की कोई न कोई नई भूमिका हमें जरूर देखने मिलेगी। और अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा जैसा कि अभी हो रहा है, तो इसका आप वैश्विक स्तर पर कैसा असर देख रहे हैं सर? आप बहुत जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, तो कहाँ किन किन सेक्टर पर पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा अगर हम बात करें? देखिए, रशिया एक विश्व के अंदर आज अकेला ऐसा देश है जो पूरे विश्व भर में गैस की आपूर्ति की 40% जो हम कह सकते हैं 40% गैस रशिया आज वर्ल्ड को प्रोवाइड कर रहा है। और जहाँ तक तेल की बात है 13% जो पूरे वर्ल्ड का जो तेल है वो रशिया के द्वारा दिया जा रहा है। तो और ये सारा का सारा जो गैस से संबंधित मामला है, ये सारी गैस यूरोप को रशिया भेजता है। तो ये स्थिति बड़ी विकट होने वाली है। हम ये देख पाएंगे कि आने वाले दिनों में तेल के दामों में बड़ी तेजी से एक उछाल आएगा और विश्व में दोबारा क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं डॉलर में, और पहले ही $1 75 रुपए से पार है। ऐसे में रुपया और कमजोर नहीं हो जाएगा क्या? आर्थिक तंगी पहले ही झेल रहा है भारत, पूरा विश्व झेल रहा है कोरोना महामारी की वजह से। ऐसे में टूटी हुई कमर और टूट जाएगी, कैसे खड़े होंगे? बिल्कुल हम देख पा रहे हैं पिछले 2 साल से कोरोना ने वैसे ही पूरे विश्व के अंदर एक आर्थिक महामारी को ला दिया है। और जैसे ही कोरोना अभी अपनी समाप्त होने की पोजीशन में आया है तो ये विश्व एक तीसरा विश्व युद्ध देख रहा है। ये इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। और महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे हम ये देख पा रहे हैं कि मेडिकल से संबंधित जुड़ी जितनी सेवाएं हैं उन पे बहुत बुरा असर अगर ये युद्ध होता है तो पड़ने वाला है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हमारे वहाँ फंसे हुए हैं जो इस वक्त कीव में भारतीय दूतावास के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें इंडिया वापस आप लोग ले जाइए, हमारी हेल्प कीजिए। वो गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर उसे लेकर भी अलग अलग तरह के ट्वीट आने लगे हैं। रणदीप सुरजेवाला अलग ही ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी मनोहर बताए कि क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। तो ये वक्त है क्या इस तरह की बातें करने का, या फिर सभी को एकजुट होकर अपने लोगों को वापस बुलाना होगा? विश्व के अंदर जब इस तरह की आपदा आती है, किसी भी देश के अंदर ऐसी आपदा आती है, तो भारत और भारत की सरकार ने हमेशा ये पहल की है, चाहे वो खाड़ी देशों के संबंध में है, चाहे वो किसी दूसरे क्षेत्र के संबंध में है। भारत की पहल सबसे पहले भारतीयों को वहां से बाहर निकालने की रही है। और मैं ऐसा मानना है कि भारत सरकार इसमें भी एक जरूर सकारात्मक पहल करेगी और आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीयों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये एक ऐसा समय है जिसमें राजनीति को छोड़ करके पूरे भारत को एक रहने की आवश्यकता है। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां इसमें सेकेंगी ही, लेकिन इसमें मेरी बिल्कुल एक राय ये है कि ऐसे समय में पूरे देश को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे तैसे ये
तीसरा विश्व युद्ध रुके और सभी भारतीय वहां से सुरक्षित निकले। ठीक है, हमारे पास 2 खिड़कियां और बढ़ गई हैं। अमरदीप बरार हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, प्रवीण अत्रे साहब हैं प्रवक्ता बीजेपी। 3 मेहमानों से मैं मिलवा चुकी हूँ। आप दोनों को मैं बता दूं, हमारे साथ यहाँ पर विदेश मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर रमेश कुमार को अभी आप सुन रहे थे। एसजे सिंह है हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ है। मैं प्रवीण अत्रे साहब आपके पास आ रही हूँ। भारतीयों को वापस बुलाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं सर? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो छात्र लगभग 18,000 भारतीय आपने अब जैसे शुरुआती उसमें बताया, जिसमें 2,000 हरियाणा से हैं और अधिकतर वो छात्र हैं। उनको एयरलिफ्ट करके देश में सुरक्षित लाया जाए, इसके लिए भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वो लगातार कोशिशें, उनके प्रयास जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका भी एक बयान आया है, क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेन की जो वायु सीमा है वो इस वक्त बंद है। जिस तरह के हालात वहां बने हैं, वैकल्पिक मार्ग तलाशा जा रहा है कि अपने छात्रों को वहां से एयरलिफ्ट किया जा सके। और इस तरह की परिस्थिति आपने देखा, जिस तरह से गल्फ के अंदर भी पहले हुआ था। हमारे केंद्रीय मंत्री आ रही हूँ सर, आकाश जी आ रही हूँ मैं। गए थे छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए, और ये चीज हम अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं। हरदीप पुरी जी जैसे स्वयं गए थे केंद्रीय मंत्री, और अफगानिस्तान में जो भारतीय थे उनको वहां से लाया गया। तो भारत सरकार इस तरह की कोशिश और इस तरह का काम पहले कर चुकी है, और हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नागरिक सुरक्षित हमारे देश में वापिस आ जाए। इसके लिए सरकार प्रयासरत। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट पढ़ा क्या आपने? जी, मैंने बिल्कुल पढ़ा। और देखिए, इस तरह की राजनीति, मैं तो इसको कहूंगा एक तरह की ओछी राजनीति। और रणदीप सुरजेवाला साहब की जहां तक बात है, आपको याद होगा जिस वक्त गल्फ संकट आया था, जिस वक्त खाड़ी के अंदर ये संकट आया था, जब वीके सिंह जी स्वयं गए थे, उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान जारी हुए थे। अफगानिस्तान में जिस वक्त तालिबान का हमला हुआ और वहां पे जब ऐसे हालात पैदा हुए, तब भी इस तरह के बयान जारी हुए। लेकिन जो अफगानिस्तान से भारतीयों को जब सुरक्षित लाया गया और उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर आते ही जिस तरह के बयान दिए, उससे मुझे लगता है कि रणदीप सुरजेवाला जैसे जो नेता है, उनको शर्म क्यों आई होगी उन बयानों को सुनकर। बरार साहब, क्या हो रहा है ये? क्या ऐसे मामलों पर भी इस तरह से हम लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलेंगे? ये राजनीति करने का वक्त है क्या? अमरदीप जी, अमरदीप जी। हाँ जी, नाम रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट पढ़ा आपने? यूक्रेन में जो छात्र फंसे उन्हें लेकर आपने सुना यहाँ पर प्रवीण अत्रे साहब क्या कह रहे हैं? अनामिका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनामिका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। अनामिका जी, जिस तरह से पिछले कई दिनों से ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि यूक्रेन और उसमें युद्ध हो सकता है, तो उसके बेस पर मोदी सरकार यूक्रेन से भारतीयों को समय पर सुरक्षित जो लाने में वो फेल है। ये आपको भी दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। और इन्हीं टीवी चैनल मीडिया के माध्यम से ही कई दिनों से खुद स्टूडेंट, उनके परिजन, जो उनके साथी है, वो सभी ये गुहार कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। तो ये स्थिति बननी थी। ये मीडिया के माध्यम से भी आप भी दिखा रहे थे, दूसरे न्यूज मीडिया अपनी बात कर रहा है, आप अपनी बात कीजिए। क्या ये राजनीति करने का वक्त है? अरे नामिका जी, अगर डेफिनेशन इसकी ये गलत, अगर हम हमारे प्रदेश के युवाओं को यहाँ पर सुरक्षित कराया जाए तो इसमें कौन उन बच्चों को प्रदेश नहीं, देश भर के बच्चे हैं वहां पर। प्रदेश के 2,000 है, कुल मिलाकर 18,000 लोग हैं वहां पर। अगर हम बात करें, कौन नहीं लाना चाहता? कौन उन्हें वापस नहीं लाना चाहता सर? किसने मना किया है? हुड्डा रणदीप सुरजेवाला पूछ रहे हैं, मोदी मनोहर बताए, क्या मोदी जी ने और मनोहर साहब ने मना कर दिया है? नहीं, मोदी जी और मनोहर जी प्रयास तो करें ना जी। आप वीडियो अपने कौन प्रयास नहीं कर रहा है? प्रवीण अत्रे कौन प्रयास नहीं कर रहा है? आकाश जी 2 मिनट और समय दीजिए। प्रवीण अत्रे, ये सवाल आप लोगों पर क्यों उठ रहे हैं? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, जब मौका दे रहे हो तो आप बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, और फिर आप बात पूरी होने की बात कर रहे हैं।
एक सेकंड अत्रे साहब रुक जाए, अत्रे साहब एक सेकंड, जल्दी खत्म कीजिए हमारे। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, कांग्रेस रुक जाइए ना अत्रे साहब, एक मिनट। अत्रे जी एक मिनट। अनामिका जी सिंपल एक बात है कि जो हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, जो वहाँ पर सभी भारतीय लोग कह रहे हैं वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप वीडियो खुद भी दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी वायरल है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। आपकी बात अलग है, स्टूडेंट की बात अलग है। आप भी चाहते हैं कि वो वापस आए, सरकार भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, स्टूडेंट भी चाहते हैं कि वो वापस आए। कहने का जो तरीका है सर, वह है क्वेश्चन। ये मौका नहीं है, ये वक्त नहीं है इस तरह से पूछने का। बिल्कुल आप बुलवाइए, अगर आप बुलवा सकते हैं, अगर आप मोदी जी के पीछे पड़ के बुलवा सकते हैं तो बुलवाइए ना सर, आप बुलवाइए उन बच्चों को वापस। लेकिन जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं उसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है। प्रवीण अत्रे जी। देखिए मैं ये कह रहा था कि शायद कांग्रेसी मित्र को इस परिस्थिति का पूरा ज्ञान नहीं है या क्या होता है। जब ये हालात बनने शुरू हुए, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने भी देखा नहीं अनामिका जी, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, चाहे यूके के बोरिस जॉनसन का वो बयान है, पूरे पहले अपने स्तर पे हर किसी ने ये कोशिश की कि ऐसे हालात उत्पन्न ना हो, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं जब भी इस तरह की कोई लड़ाई होती है उसका असर पूरे विश्व पे पड़ता है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। मैं यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैनल की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ। जो भारतीय छात्र वहां पे हैं, जब उनसे संपर्क साधा गया तो शुरुआती स्थिति ये थी कि छात्र ये कह रहे थे कि फरीदल हमारे चिंतित अवश्य है, लेकिन अभी यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमें छोड़ के आना पड़े। लेकिन अभी जो कीव एयरपोर्ट पे छात्र पहुंचे, वो छात्र कीव एयरपोर्ट पहुंचे इसलिए थे कि उनको वहां से एयरलिफ्ट किया जाना था, लेकिन उससे पहले रशिया की तरफ से जो बमबारी की गई उसकी वजह से सारी जो उड़ाने हैं वो रद्द हो गई। अब भारत सरकार जो है दूसरा वैकल्पिक मार्ग खोज रही है कि उनको वहां से एयरलिफ्ट करके लेके आया जाए, और सरकार बहुत जल्द इस कार्रवाई को अंजाम देगी और अपने छात्रों को हम सुरक्षित वहां से लेके आएंगे। सर जितना वक्त आप लेंगे उतना ही ज्यादा माहौल और नहीं बिगड़ जाएगा क्या? क्योंकि अब तो युद्ध शुरू हो गया है, आप इसे समझ रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। और अमरदीप बरार अगर ये पूछ रहे हैं कि आपको पता था कि स्थिति बिगड़ेगी तो आपने इस बारे में पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, वो भी गलत नहीं पूछ रहे हैं। देखिए ये जो एडवाइजरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई और हमने अकेले लिए बहुत से कंट्रीज ने अपनी एडवाइजरी जारी की थी, और जब तक ये स्थिति थी कि फ्लाइट जो है वो फ्लाई हो सकती थी तो बहुत से लोगों ने वहां से फ्लाई भी किया। लेकिन जब हालात इस कदर बिगड़े तो सरकार और जो हमारा वहां पे राजदूत हैं वो लगातार इस कोशिश में है, और लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो संपर्क में है। और एक और चीज बता दूं कि हाई लेवल मीटिंग का भी आप जिक्र कर रहे थे, उस हाई लेवल मीटिंग के बाद इस तरह की खबर मुझे अभी मिली है, उसमें ये है कि जो पुतिन जी हैं उनसे बात की जाएगी कि किसी तरह से चाहे फॉर द टाइम नहीं ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि भारत अपने छात्रों को वहां से एयरलिफ्ट कर सके, वो भी सरकार कोशिश कर रही है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर पुतिन साहब से बात हो रही है और इस तरह से हमारे स्टूडेंट वापस आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि मैं और भी आपके मीडिएटर वाली भूमिका पर भी बात करना चाहती थी, लौट कर आऊंगी। आकाश जिंदल जी, आपकी आवाज़ उस वक्त आ नहीं रही थी, आप अपनी बात को यहाँ पर रखिए। जी देखिए, मेरे हिसाब से मुझे बोलने का मौका दिया जाए, आई हैव वेटेड फॉर हाफ एन आवर। सर आपको पूरा मौका दिया गया था, आप बोल भी रहे थे, आपकी आवाज नहीं पहुंची, अब आप बोल सकते हैं। सर लंबा पैनल है तो थोड़ा वक्त लगेगा, अभी तो आधे घंटे की डिबेट हुई भी नहीं है, बोलिए। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने की पूरी संभावना हो जाती है। अभी क्या है, एज ऑफ नाउ ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी $100 पर बैरल पे आ चुका है। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्लियर है कि इलेक्शन के बाद ये संभावना बनती है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो उसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इज इनटू जीडीपी ग्रोथ। इन्फ्लेशन बढ़ते ही जीडीपी कम होगी, और जीडीपी कम होने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना। अभी इलेक्शन के टाइम सबसे बड़े जो दो मुद्दे उठ रहे थे वो यही थे, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। हमारी सरकार, मोदी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इकोनॉमी को अच्छे से चलाया जाए, बट ग्लोबल रीजंस कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को डिरेल कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमारे लिए दुख और तकलीफ बात यह है कि पहले, आज से 3 साल पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। उसके बाद 2 साल कोरोना की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी को
नुकसान हुआ है। अभी उससे हमारी रिकवरी शुरू ही हुई थी कि ये प्रॉब्लम आ गई। लास्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ ग्लोबल रीजन की वजह से, ग्लोबल रिसेशन की वजह से -7.3% रही। दिवाली के आसपास कुछ बाइंग रिज्यूम हुई थी, कंजम्पशन रिज्यूम हुई थी कि दिसंबर जनवरी में ओमिक्रॉन आ गया। अभी फरवरी में अगेन कंजम्पशन और डिमांड शुरू हुई थी कि अब ये रशिया यूक्रेन इशू आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ये संकट है। और फर्दर अब जिस तरीके से सैंक्शंस लग रही हैं यूएस की तरफ से या यूरोप का जो एटीट्यूड आ रहा है, उसके चलते हुए क्या होगा, रशिया से क्रूड की सप्लाई यूरोप में हैम्पर होगी। तो क्या होगा, यूरोपियंस वुड टेंड टू बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम गल्फ। अब वो गल्फ से जब खरीदने जाएंगे तो जाहिर सी बात है, ओपेक प्लस की हम पॉलिटिक्स पहले भी आपके चैनल पे कई बार डिस्कस की है। ओपेक ने सप्लाई पहले भी नहीं बढ़ाई थी, उसका मतलब क्रूड ऑयल और बढ़ेगा। तो क्रूड ऑयल मेरा ये मानना है जो आज $100 पर बैरल से हिंदुस्तान को तकलीफ दे रहा है, कच्चा तेल 115 से $20 मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है तक पहुंच सकता है। और हिंदुस्तान के लिए बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि डीजल बढ़ते ही सब्जियां महंगी होगी, दूध महंगी होगी, किसान भाई के लिए और दिक्कतें बढ़ेगी। उसके अलावा डॉलर, अमेरिकन डॉलर ऑलरेडी 75 रुपीज के ऊपर पहुंच गया है। अब जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, यूएस डॉलर और बढ़ेगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का यह मानना है कि यूएस डॉलर 78 रुपीज तक बढ़ सकता है। वो भी हमारे लिए जो है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई करेगा। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट में बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो वी हैड अ फॉल ऑफ अराउंड 2700 पॉइंट्स, क्योंकि अगेन ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाहे यूएस के हों चाहे यूरोप के हों, सबकी इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में है। तो वो जो है अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल नर्वसनेस बढ़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को दिक्कत दे रहा है। तो ओवरऑल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कोरोना कॉज रिसेशन से भी रिकवर करना शुरू ही किए थे कि ये दिक्कत हमारे लिए आ गई है। अब आगे की बात रही, आज तक स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी क्योंकि यूएस में, यूरोप में स्टिमुलस पैकेज आ रहे थे, लेकिन स्टिमुलस पैकेज की भी एक लिमिट है। बियॉन्ड द लिमिट स्टिमुलस पैकेज नहीं आ पाएंगे तो वो स्टॉक मार्केट के लिए भी नेगेटिविटी रहेगी। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन इकोनॉमी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। मोदी साहब के विजनरी आइडियाज की वजह से हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़ी इकोनॉमीज में से। इस साल भी हम 9.2% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये यूक्रेन इशू की वजह से शायद कुछ कम हो सकती है। तो इंडिया को स्टैंड अलोन कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे लिए अब प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हो रही है ग्लोबल इश्यूज की वजह से। दूसरा, अभी तक जो इशू डिस्कस नहीं हुआ यहाँ पे, अब जो एक सस्पिशन आ रही है, जब मैं अपने मित्रों से बात कर रहा हूँ यूएस में, यूरोप में, चाइना ताइवान इशू की, क्या चाइना ताइवान भी जो है उसी ट्रैक पे जाएगा? बिकॉज अगर हम ग्लोबल हिस्ट्री में वापस जाते हैं 1895, ताइवान, जापान, चाइना वो वाला नहीं, तो क्या चाइना भी, क्योंकि चाइना और ताइवान की भी लिंक वही, ऑलमोस्ट सिचुएशन वही आ जाती है जो यूएसएसआर के साथ यूक्रेन की, जो इंटेग्रेटेड रशिया था। तो अगर अब वो सिचुएशन आती है तो मैं यहाँ पे एक और बात रखना चाहूंगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं सभी प्लेटफॉर्म पे रखना चाहूंगा, क्या हिंदुस्तान को कुछ काम नहीं करना चाहिए? हमारा भी तो कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने जबरदस्ती दबा रखा है पीओके। तो मेरे हिसाब से तो ग्लोबल ट्रेंड एक चल रहा है, रशिया यूक्रेन वापस मांग रहा है, चाइना ताइवान की तरफ देख रहा है। हमारा जो हमारी जमीन का हिस्सा है जो किसी ने जो है जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, आई थिंक हमें उधर देखना चाहिए। एस सिंह जी, आकाश जिंदल को सुना आपने? जी, आपकी प्रतिक्रिया आखिर में जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी तो हमारा जमीन दबा के रखा हुआ है, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए अभी जी, जिस तरह से भी सिचुएशन चल रही है, जैसे वहां पे चाइना कह रहा है कि जैसे अमेरिका ने भी 2 जगह ईरान में और अफगानिस्तान में अटैक किया है, और ये जो है रशिया का, इसको वो अटैक नहीं मान रहे हैं। अभी जैसे ऐसी ग्लोबल सिचुएशन हो रही है, हमारी भी पाकिस्तान ने जमीन हड़प करके रखी हुई है। हिंदुस्तान जो है विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दे आर जस्ट वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसा मौका पड़े हमारे पास, ताकि हम अक्साई चीन और जो हमारा जो कश्मीर का हिस्सा दबा के रखा है उसको हम निकाल लें। बट अफसोस क्या हो रहा है अभी इस समय कि हमारी एक तो इंडिया की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि कोविड के वजह से, दूसरा जो ग्लोबली प्रॉब्लम हो रही है,
हमारी जो इकोनॉमी और हमारे लोकल प्रॉब्लम जो हमारी कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, उसकी वजह से आतंकवादी आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो ये जो हमारी सरकार उस तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई है। पर आप इस बात से निश्चिंत रहें, जैसे फर्स्ट मौका मिलेगा आने वाले समय के अंदर हमारा जो आकाश जुंदल ने ये सवाल उठाने से पहले प्रोफेसर रमेश कुमार काफी अहम मुद्दों पर भी बात की कि कहाँ पर चोट पड़ सकती है और कितना नुकसान हो सकता है, आर्थिक संकट किस तरह से गहरा सकता है ग्लोबली। आपकी प्रतिक्रिया क्या कहती है इससे निकलने के लिए इस वक्त? क्योंकि अभी बता रहे ये रक्षा विशेषज्ञ भी कि अमेरिका ने इराक अफगानिस्तान पर भी हमला किया, और अभी हम बात करें कैसे रूस और यूक्रेन में ये झगड़ा खत्म हो जाए या युद्ध खत्म हो जाए। आकाश जुंदल ने एक इशारा ये दे दिया कि पाकिस्तान ने भी तो जमीन दबाई है, वहां पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं दुनिया को, या कैसे इससे बाहर निकला जाए और फिलहाल अपनी स्थिति ठीक की जाए, वहां देख रहे हैं प्रोफेसर रमेश? ये आने वाले दिनों में तय हो पाएगा कि किस प्रकार से रसिया और यूक्रेन का जो संकट है वो दुनिया के सामने आता है। हाँ। अभी रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और नाटो के प्रमुख का ये बयान आया है कि वो इसकी प्रतिक्रिया देंगे। अभी भारत के द्वारा और चीन के द्वारा किसी प्रकार का किसी भी देश को कोई समर्थन नहीं है। वो मौन समर्थन भले ही हो, लेकिन खुल करके उन्होंने इस बात की ओर इशारा नहीं किया है कि वो किसकी तरफ जाएंगे। आने वाले 2-3 दिन में, 3-4 दिन में ये तय हो जाएगा। अगर अमेरिका की सेनाएं या नाटो की सेनाएं ने रूस और यूक्रेन का साथ नहीं दिया तो रसिया यूक्रेन को पूरे के पूरे ऑक्युपाई कर लेगा। जिस प्रकार से 2014 में उसने क्रीमिया को किया था, उसी प्रकार से रसिया का ये सपना है कि वो सोवियत संघ को देखना चाहता है। पूरा अखंड सोवियत संघ को एक बार रसिया अपने उसमें देखना चाहता है, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध आने वाले दिनों में हो जाएगा। प्रवीण अत्रे साहब, अभिभावक भी आपको सुन रहे हैं, आप इन सभी को जवाब दे दीजिएगा। बहुत कुछ आकाश जिंदल ने भी कहा, उस सिचुएशन को आप लोग कैसे संभालेंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी अभी आपके हाथ में है और बहुत सारे ताले अब बंद होने वाले हैं और बहुत मजबूती से बंद होने वाले हैं। स्थिति बिगड़ गई है, वैश्विक स्तर की हम बात कर रहे हैं। उनको जवाब दे दीजिएगा, और उन अभिभावकों को भी। आप अच्छा बोल रहे थे, हालांकि इससे पहले भी कि पुतिन साहब से बात करेंगे, तो कब बात होगी और कब तक वापस ले आएंगे, कुछ बता दीजिए उन लोगों को भी जिनके बच्चे वहाँ हैं। एक तो पहले मैं हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके चैनल ने उन नंबर को 100% डिस्प्ले किया, बार दिखा रहे हैं, बार। जी मैंने यही कहा। और अभी दुष्यंत चौटाला जी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं आपके साथ साथ, इसमें भी वो नंबर है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि आपने जरूर दिखाया होगा, क्योंकि मैं यहाँ तकरीब देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया है वो भी आपने दिखाया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो अभिभावक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये सहायता रहेगी। 9212314595 जी, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने नंबर जारी किया है। और नंबर इसलिए जारी किया है कि जो भी इस विषय में जानकारी या जो भी इस विषय में क्वेरी हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप की स्टेट में डाला जाए। एक मेल आईडी जारी किया है, contactus@fcd@gmail.com, और उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने छात्रों को सुरक्षित वापस लेके आए। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी यूरोपीय यूनियन के जो SRVP है जोसेफ बोरेल, उनसे अभी बात की है, और उसमें भी केवल यही कि हम इस संकट के अंदर किस तरह से अपना रोल प्ले कर सके, इसको मिनिमाइज कर सके, ये रिजॉल्व हो जाए, जिससे कि जो अभी जिक्र कर रहे थे एक अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। मैं इस बात को मानता हूँ कि जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो उससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। और यहाँ तो रशिया इस युद्ध के अंदर है, और रशिया वो कंट्री है जो गैस प्रोड्यूस के मामले में, ऑयल प्रोड्यूस के मामले में जो मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मैक्सिमम गैस सप्लाई टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन है। तो स्वाभाविक है जब इस तरह का देश अगर ऐसे मामले में उलझता है तो उसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। लेकिन जो सवाल आपने किया कि भारत सरकार इस तरह की परिस्थितियों को किस तरह से संभालेगी, देखिए पहली चीज तो यही है कि भारत सरकार की कोशिश लगातार ये है
कि किसी तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सके, इसको मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला वो जो असर है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नीचे की तरफ लेके जाता है, और जो सरकार नहीं चाहती। और ऑयल के जब रेट बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास अपने ऑयल रिजर्व जो है, अगर ये जो विषय है बहुत लंबा नहीं चलता, लेकिन अगर बहुत लंबा चलता है तो उस असर से हम बच नहीं सकते। लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास अपने ऑयल रिजर्व रहते हैं, गवर्नमेंट अपने ऑयल रिजर्व का यूज करती है कि किसी तरह से उन हालात से बचा जा सके। रुक जाइए, अमरदीप बरार से होते हुए आऊंगी। हाँ, लेकिन सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो एयरफील्ड है यूक्रेन का, उस एयरफील्ड का ब्लॉक होने की वजह से एक वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता हमारी है कि हम अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को वहां से एयरलिफ्ट करें, जिससे उनको सुरक्षित वहां से अपने देश में लाया जा सके। और उसके बाद इसमें के अंदर इसको रिजॉल्व करने में हमारी भूमिका क्या रह सकती है, उसका हम पालन करें। अमरदीप जी, एक विषय और आया था यहाँ पे, वो भी बोल देता हूँ, क्योंकि अभी एक बात कही थी पीओके के बारे में, तो मैं कह देता हूँ कि हमारा उद्देश्य अखंड भारत है, पीओके तो हमारा अभिन्न हिस्सा है। स्वाभाविक है, जब हम अखंड भारत की अवधारणा को लेकर चल रहे हैं तो पीओके भी उसमें ही शामिल है। ठीक है, अमरदीप बरार बोलिए सर, जवाब मिला आपको आपके सवाल का? बच्चों को वापस बुलाने में सरकार की भूमिका, और जिस तरह से अब बहुत सारी स्थिति गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि अगर युद्ध शुरू हुआ है तो उसके बाद चीज़ें भी काफ़ी डावाडोल होंगी। क्या क्या डावाडोल होने वाला है, आकाश जिंदल बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे थे, और प्रोफेसर रमेश कुमार भी बता रहे थे। उसे लेकर भी आप चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। पहले तो बताइए कि आप जवाब से संतुष्ट हुए प्रवीण अत्रे के? देखिए कि जवाब से मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यही जवाब काफी दिनों से इन चैनलों पर मिल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और अनामिका जी, वहां पर जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं, मैं आपको शुरुआत की बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात की जो जहाँ से उन्होंने आना था उसमें उनकी टिकटों में दुगने तिगने दाम हो गए उनके आने के लिए। ये मुसीबतें खड़ी की जा रही है ना आने के लिए। जो एयरलिफ्ट की बात कर रहे हैं अत्री जी, ये कब करेंगे, पहले क्यों नहीं की? अगर वहां पर हालात देखें जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगे, मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगे हैं, तो वहां पर जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो दिक्कत में है। वो कह रहे हैं कि हमें किसी सेफ जगह पर तो पहुंचाओ, इंडिया तो नहीं, चलो हमें यहाँ पर तो किसी सेफ जगह पर पहुंचाओ। तो मैं इनसे कोई इनको वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, सरकार को नए कदम उठाने चाहिए, और हमारे जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जितनी मदद हो सके जल्द से जल्द करनी चाहिए। प्रवीण अत्रे, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कही है, बिल्कुल, क्योंकि शायद कई बार होता ही है कि जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो कोई बातें क्या तो हम सुन नहीं पाते। जब मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे जो राजदूत है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, उन्होंने बाकायदा ये अपील भी की थी, और जो हमारा दूतावास है वो लगातार ओपन है, वो यही काम कर रहा है कि जो हमारे छात्र ऐसी स्थिति में है, पहले उनको उन सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जाए कि अगर जिस तरह की परिस्थितियां वहां बनी है तो उसका किसी को नुकसान ना हो। ये बात मेरे ख्याल मेरे मित्र ने शुरुआत में सुनी नहीं है। हम तो इसके लिए पूरी तरह से चिंतित है, और दूतावास की तरफ से कोशिशें लगातार हो रही है। ठीक है, आकाश जी, सबसे पहले तो बात की जा रही थी ऑयल रिजर्व की। हाँ, मैं अपने मित्र को पूरी रिस्पेक्ट के साथ बता दूं, ऑयल रिजर्व्स आर सपोज टू बी मेंटेन्ड एज रिजर्व। वो रिजर्व को हमें एज इट इज मेंटेन करके रखना है। जिस तरीके से हमारी कंजम्पशन बढ़ी हुई है, अगर मेरे दोस्त कहें तो मैं उनके सामने पूरा डेटा रख देता हूं। आर कंजम्पशन हैज इंक्रीज इन द मंथ ऑफ फरवरी। जिस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं उस तरीके से हमें ऑयल रिजर्व को रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। इस चीज से देयर इज नो रनिंग अवे, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। तो ये कहना कि ऑयल रिजर्व हमारे पास पड़े हुए हैं तो उसके वजह से जो है हमें ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस परेशान नहीं कर रही है, इस फैक्ट को मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं। अगर मेरे मित्र कहते हैं तो पूरा डेटा दे सकता हूं मैं, कितना रिजर्व हमारे पास है, कितनी हमारी डेली की कंजम्पशन है, और किस तरीके से ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ रही है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती है वो। और ऑलरेडी जो WPI है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, जो इतनी बढ़ी हुई है 12.96% तक का डेटा हमारे सामने रहा है, उसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस का एक हाई कंपोनेंट है। तो ऑलरेडी महंगाई उसकी वजह से बढ़ी हुई है। तो इसलिए जो है
हम रिजर्व का बेस मान के इस चीज को कहें कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हमें इम्पैक्ट नहीं करती, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं विद ड्यू रिगार्ड कहूंगा, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। दूसरी बात, मैं अगेन अपनी बात को थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा। यूएसएसआर में कई जगह इंटेग्रेट थी, वहां इंटेग्रेट करके एक कंट्री बनी थी। सिमिलरली चाइना से ताइवान बहुत अलग अलग हो गया था। हमारा केस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये तो हमारा अभिन्न हिस्सा है। यहाँ कोई इंटेग्रेट हुई नहीं थी, ये तो हमारा अपना हिस्सा है जो किसी ने कब्जा किया हुआ है। तो जब नाटो और यूएस चुप बैठे हैं, जब यूक्रेन के अंदर रशिया चला गया, चाइना ताइवान की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ देसी भाषा का प्रयोग करना चाहूंगा जो हरियाणा के मेरे मित्र समझेंगे। कल अगर हम पीओके में घुस जाते हैं तो अमेरिका और यूरोप क्या मुंह लेके हमें रोकने की कोशिश करेंगे? अरे वो तो हमारा हिस्सा है। यहाँ तो इंटेग्रेट हुए थे कुछ स्टेट। चाइना और ताइवान की हिस्ट्री है 1895 से, कभी जापान के पास भी रहा था। हमारा तो बिल्कुल हिस्सा जो है हक बन जाता है। तो जब इन लोगों को नहीं रोका गया तो हमारे हक को रोकने वाला कौन होता है? तो आई थिंक मेरा कहना है, और मैं मोदी साहब की आई है वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर मोदी साहब, वो एक बहुत डिटर्मिन्ड प्राइम मिनिस्टर है और ऐसे नेता है जो डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं। आई थिंक बहुत अच्छा मौका है। तो मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब एक ग्लोबल ट्रेंड प्रोफेसर रमेश, आप क्या कहेंगे इस बात पर? प्रोफेसर साहब, ठीक है आकाश जी, ठीक है। नहीं, ये दस्तूर ये युद्ध वाला दस्तूर जो है ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत पीछे ले जाएगा पूरी दुनिया को। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इस हक पर मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन इसको दुनिया का दस्तूर कहकर इस हक को हम सामने रखिए, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है सर आकाश जी, वो थोड़ा सा ठीक नहीं। वो हक है, वो अधिकार है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उस अंग को वापस हम लेकर आएंगे, एनीहाउ लेकर आएंगे। ये सरकार भी कहती रही है, आप भी कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं, पूरे भारत के लोग चाहते हैं। लेकिन दुनिया का दस्तूर, युद्ध को दुनिया का दस्तूर बताकर हम इस ओर कदम बढ़ाए, ये थोड़ा सा भारत की छवि ऐसी नहीं है। मैं आऊंगी सर, एक बार प्रोफेसर रमेश से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लूं। मैं प्रोफेसर रमेश से प्रतिक्रिया लेते हुए आ जाती हूँ ना। बात छूट जाएगी, वो बात नहीं छूटेगी, वो इसी पर अपनी बात रख रहे हैं ना, इसी पर अपनी बात रख रहे हैं। दोनों को एक साथ जवाब दे दीजिएगा ना, क्योंकि जवाब आप ही नहीं देना है। प्रोफेसर साहब आप कुछ ऐड करेंगे जो आकाश जिंदल कह रहे हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का एरिया है या ट्राई चेन का एरिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो बिल्कुल भारत का एरिया है और वो भारत को वो एक दिन भारत उसको लेकर ही रहेगा। लेकिन जहां तक किसी भी देश के द्वारा किसी दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता का जब हस्तक्षेप होता है तो वो अपने आप में एक बहुत ही गलत चीज होती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रेजुलेशन है उसमें ये साफ कहा गया है कि सभी देश अपनी संप्रभुता को कायम रखेंगे, क्षेत्रीय अखंडता का पालन करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान ने इलीगल रूप से कब्जा किया हुआ है और भारत उसको शांति प्रक्रिया से या किसी दूसरे उससे एक दिन लेकर रहेगा। ठीक है, अब बोलिए प्रवीण साहब। देखिए, तो पहले मैं ये बता दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं। मैंने तो पहले कहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे असर होता है। जब आपने ये पूछा कि ऐसी परिस्थिति को हम किस तरह से संभालेंगे, अभी आकाश जी ने एक बात कही है कि ऑयल रिजर्व मेंटेन टू बी रिजर्व। देखिए, ऑयल रिजर्व होता किस लिए है? अगर किसी तरह से सप्लाई बाधित हो जाए तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? लेकिन जहां तक दाम बढ़ने की बात है तो ये बात तो ग्लोबली एक फैक्ट है कि उसका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव आएगा ही आएगा। मैंने कभी इनकार किया इस पर, लेकिन परिस्थिति को संभालने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है, मैं उसकी बात कर रहा था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आकाश जी को ये बताना चाहूंगा। जहां तक बात है पीओके की, इसके बारे में तो हम बार बार कह चुके हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारत पीओके लेके रहेगा और हम तो अखंड भारत की अवधारणा पे काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो अखंड भारत एक सपना है जिसको हम पूरा करेंगे। तो पीओके तो उसका हिस्सा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जवाब मिल गया जिंदल साहब? जी, जवाब मुझे मिल रहा है और मैं फिर यही कहना चाहूंगा, जवाब मुझे मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं एक्शन का वक्त हमें सामने दिख रहा है। आपने जो बात कही
देखिए, शांति और अमन हम हमेशा चाहते हैं, और शांति और अमन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हिंदुस्तान हमेशा वसुधैव कुटुंबकम में आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा ये मानना है, अगर मेरी जमीन पे कोई बदमाश कब्जा करता है तो उस बदमाश को सबक सिखा के पहले बच्चों को वापस नहीं लेकर आ जाना चाहिए क्या? मेरा हक पहले है, बच्चों को वापस नहीं लेकर आ जाना चाहिए क्या आकाश जी? नहीं, बच्चे तो बिल्कुल, बच्चे तो हाँ, सबसे पहले हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, बच्चे तो सबसे पहले, बच्चे तो हमारी सिंह जान साहब है। कुछ कह रहे शायद, एसजे सिंह। जी, बच्चे एसजे सिंह कुछ कह रहे, एसजे सिंह। कोई शक ही नहीं है, बच्चे तो हमारी जान है, उससे ज्यादा तो कोई कीमती चीज ही नहीं हमारे लिए। बोलिए सिंह साहब, फिर कहेंगे मौका नहीं दिया। हाँ बोलिए। कि इस समय हमारे जो भी विचार चल रहे हैं, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज अभी इस समय हमारे भारतवर्ष के लिए क्या है कि जो हमारे नागरिक और जो हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको सेफली लेकर आ जाए। अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें, हमारे वो जनरल वीके सिंह, रिटायर्ड जनरल, वो जहाज लेकर गए थे और हमारे फॉरेन पॉलिसी इतनी बढ़िया थी कि उस समय एयर स्ट्राइक बंद हो गया था 2-3 घंटे के लिए, और हमारे एयरक्राफ्ट को अलाउ कर दिया गया था, और सारे के सारे एयरक्राफ्ट के अंदर हमारे जितने नागरिक थे उनको लेकर हम लोग वापस आ गए थे। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस समय ऐसी एक सिचुएशन बनेगी ताकि जो दोनों तरफ से बॉम्बार्डमेंट बंद हो जाएगी, मेरे को बहुत ज्यादा यकीन है। और इतना 2-1 घंटे का समय मिलेगा, और जिसके अंदर हमारे यहाँ से हवाई जहाज जो तैयार बैठे हैं, बच्चों को और नागरिकों को लेकर हमारे देश में वापस आ जाएंगे। इसके अंदर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा अपना हक है, जैसे हमारे प्रवक्ता भी बता रहे थे, वो हमारा हक है, रहेगा, और ज्यादा दिन तक उसका हम इंतजार भी नहीं करेंगे। कश्मीर हमारा है, अक्षय चिन्ह हमारा है, उसको हम जल्दी से जल्दी ले लेंगे। ये बाकी सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल व्हेन आई से नॉर्मल, कि हमारे जो बच्चे वहां से आ जाएंगे और हमारा हो जाएगा, उसके बाद में आप देखिए मैडम, हम जो है अपने कश्मीर को जल्दी से जल्दी ले लेंगे। ये हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारी सेना, ठीक है प्रवीण साहब, बच्चों को लेकर काफी बात कर ली, किस तरह की स्थिति बनेगी और उससे कैसे निपटेंगे, इस पर भी हमने बात कर ली। जो मेन मुद्दा है उस पर भी थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि चंद मिनट बचे अब इस डिबेट में हमारे पास। यूक्रेन ने मदद मांगी है, यूक्रेन से भी अच्छे और गाढ़े संबंध हैं हमारे, रूस से बहुत पुरानी मित्रता है, तो यहाँ पर क्या भूमिका हो सकती है भारतवर्ष की? देखिए, ऐसा है, एक तो अनामिका जी, यूक्रेन में और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो बात कही, जो शब्द बोले हैं, अगर आप उन शब्दों पे गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि अब भारत क्या करने वाला है। हाँ। उन्होंने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन हालांकि किसी की बात नहीं मानते, लेकिन मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी इतने सशक्त नेता हैं, व्लादिमीर पुतिन उनकी बात जरूर मानेंगे। ये वक्तव्य मेरा नहीं है, ये यूक्रेन की तरफ से आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो अभी बात साहब कह रहे थे कि हम बात करके इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि हम अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को वहां से तुरंत एयरलिफ्ट कर सके, पहला। दूसरा, इसमें चीज और भी है, जो साउथ यूक्रेन है, साउथ यूक्रेन की परिस्थितियां अभी इतनी बिगड़ी नहीं है। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक फेवरेबल पॉइंट है कि जो हम वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रहे हैं वो हमें तुरंत मिलेगा और अपने बच्चे हमारे देश में सुरक्षित आ जाएंगे। ठीक है प्रोफेसर रमेश कुमार, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि व्लादिमीर पुतिन मेरी बात नहीं मान रहे हैं, यूक्रेन की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी है कि वो उनकी बात जरूर सुनेंगे। एक बहुत बड़ी बात होती है भारतवर्ष के लिए कि भारत कहीं पर युद्ध को रुकवा सकता है बातचीत के जरिए। नरेंद्र मोदी आज विश्व के बहुत बड़े नेता हैं, और नरेंद्र मोदी जी की छवि आज एक ऐसी छवि है, उनके संबंध चाहे बाइडेन से है, अमेरिका के राष्ट्रपति, और चाहे रूस के राष्ट्रपति से, या विश्व के अन्य सभी सपनों पर हम देखें तो आज उनको एक ग्लोबल लीडर की मान्यता उनको प्राप्त हुई है। तो कहीं न कहीं यूक्रेन इस चीज की आस लगाए हुए है भारत से कि अगर भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति को बोलेंगे तो शायद रूस पीछे हट जाएगा। लेकिन स्थितियां अब थोड़ी सी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका कोई ना कोई समाधान तो निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि समस्या का कोई समाधान नहीं है। विश्व के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा संगठन काम करता है,
जिसका मुख्य उद्देश्य ही विश्व के अंदर शांति की स्थापना करना है और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना है। इसमें बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं, चाहे वो भारत है, चाहे वो चीन है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, जापान है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसमें एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। और इस तीसरे विश्व युद्ध की जो कल्पना अभी हमारे सामने आ रही है, हम ऐसा सोच रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसको रोका जा सकता है। और भारत, मेरा ऐसा मानना है कि भारत की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आने वाले दिनों में। अजय सिंह जी हाँ मैडम, ये भारत की भूमिका इस समय इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है कि मोदी जी के कहने पे और पूरा का पूरा विश्व मोदी जी की हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अभी सवाल ये उठता है, जो मीटिंग चल रही है वो कितनी मोदी जी जो है उसको किस ढंग से लेते हैं, वो ही इज द राइट मैन टू टेक द डिसीजन। परंतु ये जरूर है कि मोदी जी इसके अंदर मध्यस्थ करेंगे और ये दोनों देशों के साथ मिलके और नेटो वालों के साथ मिलके उनका प्रेशर कम करा के ये दोनों के लड़ाई को रुकवा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये विश्व युद्ध होएगा जिसके अंदर ना तो रशिया को फायदा है ना अमेरिका को फायदा है, पूरे वर्ल्ड के नुकसान होने वाली बात है। अमरदीप बरार हैं, तो मोदी जी जो है इसके अंदर इंटरफेयर करके वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर रमेश कुमार, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत यूएनओ का फाउंडर मेंबर रहा है और भारत में पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, दोनों देशों के साथ भारत के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन इन देशों के द्वारा जब भी भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई युद्ध या कोई आशंका ऐसी होती है तो भारत वहां पे भी बातचीत के माध्यम से ही उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की भूमिका यहाँ मध्यस्थता की रहेगी। वो अमेरिका और नाटो जो एक मिलिट्री संगठन है उसमें उनको भी इस चीज के लिए मनाएगा और कहीं न कहीं वो रशिया को भी इस चीज के लिए तैयार करेगा कि तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सके। ठीक है, आकाश जिंदल जी। Undoubtedly, our Prime Minister Modi साहब is having an unequivalent branding in the world. मोदी साहब की जो ग्लोबल इज्जत है, चाहे यूएस हो चाहे यूरोप हो, एक ग्लोबल लीडर के रूप में उनको पहचाना जाता है, उनकी इज्जत दी जाती है। और मोदी साहब की विजनरी लीडरशिप की वजह से आज इंडिया भी छोटी मोटी पावर नहीं है, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और मेरा तो ये मानना है कि ये जो रशिया यूक्रेन की उथल पुथल है उसके बाद हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। तो जब हम इतनी बड़ी पावर बन गए हैं जिसे दुनिया जान रही है, मान रही है, पहचान रही है, मोदी साहब को एक विजनरी व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो जाहिर सी बात है मोदी साहब यहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं और उनकी बात सुनी जाएगी। प्रवीण अत्रे, आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जो मोदी हो रहा है, ये जो मोदी हो रहा है यूक्रेन से जो शुरू हुआ, कि जनाब आप समझा सकते हैं, हमारी तो नहीं सुन रहे पुतिन साहब, ये खुश होने और गदगद होने वाली बात नहीं है। इससे आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इससे दोनों लिहाज से, तीनों लिहाज से हम कहेंगे कि जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं। छात्रों को वापस लाने को लेकर, नागरिकों को वापस लाने को लेकर एक, दूसरा जिस तरह की स्थितियां बनेंगी इस युद्ध के बाद, उससे निपटने के लिए भी आपके जो कंधे पर भार है ना वो बहुत ज्यादा, वैसे भी आप सरकार में तो वो है ही, जिम्मेदारी वहां भी बढ़ जाती है। और मीडिएटर की भूमिका युद्ध रुकवाने को लेकर यहाँ भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ खुश होने से ज्यादा है कि जिम्मेदारी का निर्वहन आप कैसे करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। आप लोगों का काम बढ़ गया। देखिए ऐसा है अनामिका जी, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और हमने लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, चाहे गल्फ समस्या के समय वहां से अपने देश के नागरिकों को लिफ्ट करना हो, चाहे अफगानिस्तान समस्या के समय वहां से अपने नागरिकों को लिफ्ट करना हो, और इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पैनल में जितने लोग भी बैठे, एक बात पर सब सहमत हैं कि मोदी जी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ऑरा है उस ऑरे से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और ये ऑरा विश्व का हर देश मानता है,
वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारी अवधारणा है और स्वाभाविक है, कोशिश यही रहती है कि विश्व के अंदर शांति बनी रहे। ये वसुधैव कुटुंबकम कैसे आप समझाएंगे और रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसे कैसे आप लोग रोक पाएंगे? इस पर मैं एक बार फिर आपके साथ जरूर बैठ जाऊंगी। बात छवि की है और बात आपकी जिम्मेदारियों की भी है। अगर इतनी उम्मीद लगाकर कोई बैठा है, वैसे भी आप सत्तासीन है, तो यह आपकी जवाबदेही भी है कि आप कैसे वहां से बच्चों को लेकर आएंगे, मीडिएटर की क्या भूमिका रहेगी। लेकिन साथ में जब इस तरह की बयानबाजी होने लगती है कि प्रधानमंत्री समझा सकते हैं, मोदी साहब समझा सकते हैं, तो वहां जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती हैं। इन जिम्मेदारियों पर आप कितने खरे उतरेंगे, इस पर मैं दोबारा बैठ जाऊंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पैनल का हिस्सा बनने के लिए, इस महायुद्ध पर बात रखने के लिए। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।